नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। बजट गारंटी वाला। अब दरअसल गारंटी होगी बजट में या फिर ये बजट लोक लुभावन होगा 2024 के चुनाव के लिहाज से, ये बताने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान जयंत सिन्हा जी मौजूद हैं। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। ये आपके आज के बजट के शिक्षक हैं और ये आसान और सरल शब्दों में इस एडिशन में भी हमें बताने वाले हैं कि दरअसल ज्ञान क्या है, क्यों बार बार ये ज्ञान वर्ड यूज किया जा रहा है, इसकी चर्चा क्यों हो रही है, ये किसका अब्रीविएशन है, इसको कैसे हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो इनसे अच्छा शिक्षक हमें कोई नहीं मिल सकता, इसीलिए आज जयंत सिन्हा जी की क्लास हम लेकर आए हैं। लेकिन शुरुआत दरअसल उस शब्द के साथ करेंगे जो हमेशा केंद्र सरकार को परेशान करता है, और वो है महंगाई का मुद्दा। ये एक ऐसा ज्वलनशील मुद्दा है दरअसल जो केंद्र सरकार के लिए हमेशा से ही मुश्किल का सबब रहा है। और जयंत जी, इस बात से आप इनकार नहीं करेंगे कि सबसे ज्यादा महंगाई को लेकर ही विपक्ष का प्रहार होता है आप पर। नेहा जी, आपको और आपके सब आज तक के दर्शकों को मेरा झारखंडी जोहार। और आपने जो पहला ही प्रश्न पूछा है, बड़ा ही प्रभावशाली और सटीक प्रश्न है ये। महंगाई जो है वो एक ऐसी चीज है जो सबको चूभती है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हम लोगों ने महंगाई पे लगाम लगाया हुआ है। और अगर आंकड़ों को देखें तो आपको स्पष्ट ये नजर आएगा कि जिस प्रकार से हम लोगों ने महंगाई पे कंट्रोल रखा है, नियंत्रण रखा है, वो किसी और सरकार ने नहीं किया है। आप देखिए, पिछले 10 वर्षों में हम लोगों की कोशिश हरदम यही रही है कि महंगाई का जो दर है वो 6% से ज्यादा नहीं हो। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई का भी ये सर 2 साल ऐसे हैं जहां पर 6% जी थोड़ा सा ज्यादा गया है। और ये कोविड के कारण था, क्योंकि कोविड के कारण क्या हुआ था कि सप्लाई चेन में और उत्पादन में बहुत कमी आ गई थी, तो थोड़ा वहाँ प्राइस वाइज बढ़ा था। लेकिन अगर आप देखें कि पहले भी हम लोग उसको नियंत्रण में रखे थे, थोड़ा बहुत बढ़ा कोविड के कारण, और अब फिर घटता चला जा रहा है और 5.6% पे आया हुआ है, जो बिल्कुल 6% के कम है। 24 में और नियंत्रण में आएगी स्थिति? ये तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि हम लोगों का जो टारगेट है वो 4% है। ये हम लोगों का टारगेट है, आरबीआई का टारगेट है। लेकिन इसमें क्या होता है कि बहुत सारे विश्व के जो फैक्टर्स हैं वो आ जाते हैं, यानी तेल का भाव बढ़ने लग जाता है, कहीं यूक्रेन में जैसे युद्ध आ गया या मिडिल ईस्ट में युद्ध आ गया, तो ये बड़े सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं, जो विश्व की परिस्थितियां हैं, वो भी आकर इसको ऊपर नीचे करती हैं। लेकिन हम लोगों ने दिखाया है, दर्शाया है कि पिछले 10 वर्षों में जो हम लोगों का टारगेट रहा है 4% और 6% के बीच में रहने का, वो हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से उसको उस संयम में रखा है। अक्सर लोग ये जानना चाहते हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम कब कम होंगे, गैस सिलेंडर की कीमतें कब कम होंगी, क्योंकि ये एक आम व्यक्ति की जेब से जुड़ा हुआ सवाल है और ये लगातार जेब सर ढीली होती जा रही है। ट्रिपल फिगर्स में एक वक्त था जब पेट्रोल की कीमत थी और अभी भी कम नहीं है। देश के अधिकांश हिस्सों में 90 पार पेट्रोल बिक रहा है। जो आप कह रहे हैं कि वैश्विक स्तर पर उसकी कई सारे डिसाइडिंग फैक्टर्स होते हैं, लेकिन आम जनजीवन में अगर यही सारी चीजें सस्ती नहीं होंगी तो महंगाई वाकई लोगों को कचोटेगी और कई बार सरकारें भी गिर गई हैं इस चक्कर में। आप सही कह रही हैं कि ये ऐसी एक बात है जो सबको चूभती है। आप जब भी जाकर पेट्रोल या डीजल में अपनी टंकी भरते हैं, अगर आपको ज़्यादा देना होता है तो आपको बड़ा दुख लगता है, आपको बड़ी पीड़ा होती है। लेकिन बहुत वर्षों से हम लोग इसको पूरा कंट्रोल में हम लोगों ने रखा हुआ है। महंगाई से जुड़ा हुआ सवाल हमारे यहाँ पर जो ऑडियंस है, जो छात्र हैं, वो पूछना चाहते हैं। आपका क्या सवाल है? तो सर, मेरा नाम आदित्य है, मैं बिमटेक का छात्र हूं और मेरा आपसे ये सवाल है कि आरबीआई इस बार इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगी घटाएगी, आपका क्या अनुमान है इस मामले में? आरबीआई पे भी कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता है आदित्य जी। लेकिन जैसे मैंने पहले ही कहा कि आरबीआई का टारगेट है कि महंगाई का दर 4% के आसपास रहे, ±2% हो। ये इन लोगों को कानूनी तौर पे टारगेट दिया गया है और इस पे हम लोगों ने अंकित किया है कि इतना ही उनको रखना है। और मोटे तौर पे अगर हम लोग देखें तो ये लोग सफल भी हो पाए हैं, इसको उतना ही उन लोगों ने रखा है। और आगे के समय भी उन्होंने कहा है कि उनका जो पोजीशन है वो है कि भाई हम लोग पूरी तरीके से सचेत रहेंगे, पूरी तरीके से ध्यान देते रहेंगे, जिसमें भी महंगाई का दर कभी भी 6% से ज़्यादा ना बढ़े। ये इन लोगों का जो है पूरा नियम बना हुआ है और इसी नियम के आधार पे आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी चलाती है। ठीक है, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी पर ज़्यादा भविष्यवाणी आप नहीं करेंगे, लेकिन एक बात जो आंकड़ों के जरिए यहाँ पर हम समझेंगे कि कैसे जो इनकम लेवल्स हैं, यानी कि जो हमारी आय की
कैटेगरी है वो दरअसल कौन सी है? 1.25 लाख से कम आय जिन लोगों की 2015-16 में थी वो लगभग 20 करोड़ के आसपास थी, जो अब घट गई है सर, 2.5 करोड़ पहुंच गई है। यानी कि जो 2.5 करोड़ 2046 का अनुमान है, और अभी फिलहाल ये 19.6 करोड़ के आसपास है, यानी कि थोड़ी सी इसमें कमी आई है। और 30 लाख से ज्यादा की जो कैटेगरी है उसमें 3.7 करोड़ हम 2015-16 में थे, जो अब तकरीबन 5.6 करोड़ हैं। यानी कि इनकम लेवल्स उन लोगों के ज्यादा बढ़ रहे हैं जो करीबन महीने में 2.5 लाख रुपए कमाते थे, और जो 1,25,000 रुपए सालाना कमाते थे उनमें भी कमी आई है। तो इसको आप किस लिहाज से देखते हैं, और क्या ये एक अर्थव्यवस्था के लिए एक बेहतर संकेत है? नेहा जी, जो हम लोगों ने कई चार्ट्स अभी तक देखे हैं और कई आंकड़ों पे हम लोगों की चर्चा हुई है, मैं मानता हूं कि ये वाला जो चार्ट है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण चार्ट है जिसको हम लोगों को समझना चाहिए। तो थोड़ा समय इसको हम लोग देते हैं। देखिए, इसमें दो बातें हैं जो पहले हम लोगों को समझना चाहिए। पहली बात तो ये है कि इन लोगों की संख्या, यानी अति गरीब की संख्या बड़ी तेजी से घट रही है। और जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 2014 से लें, अगर हम लोग, ये तो 15-16 का है, 2014 से लें, जब आपकी सरकार आई, जब हम लोग की सरकार आई थी, और अब हम लोग देखें क्या हुआ है, तो यहां से यहां इनकी संख्या करीब 14 करोड़ घटी है। 14 करोड़, ठीक है। जितने लोग अति गरीब थे, यानी वर्ष में 1,25,000 का अनुमान है सर, अभी उसमें 6 साल और बाकी हैं, तो हम उस लक्ष्य को नहीं, पर ये वो करीब 24-25 थे, अब 10 के आसपास आ गए, वही 14 लाख करोड़ है। हम इसलिए 14-15 की बात करें, ये 15-16 की बात है, अब 23-24 की मैं बात कर रहा हूँ। तो 14 लाख करोड़ लोग जो हैं, 14 करोड़ लोग हैं, इनको हम लोगों ने अति गरीब वर्ग से निकालकर इन लोगों को हम लोगों ने इधर लाया है या इधर लाया, यानी कि सबका उत्थान हुआ है। और विशेष उत्थान जिनका हुआ है, जो सबसे निचले तबके के लोग हैं, जो सबसे गरीब थे, यानी उनकी कमाई महीने की 20,000 से कम थी, 10,000, सॉरी माफ करें, 10,000 से जिनकी कमाई कम थी, उनको हम लोगों ने यहाँ 14 लाख करोड़ से तो ये योजनाओं के जरिए आपने मैं आता हूँ, और क्योंकि आपने ज्ञान की भी जिक्र की, मैं बता दूं, ज्ञान जो है, ज्ञान का ज्ञान आपका होना चाहिए, और ज्ञान का ज्ञान ये होना चाहिए कि जी उसमें जो है वो गरीबों के लिए है, वाई जो है वो युवाओं के लिए है, ए जो है वो अन्नदाता के लिए है, अन्नदाता के लिए है, और एन जो है वो नारी शक्ति के लिए। ये ज्ञान का फॉर्मूला है, और उस फॉर्मूले में पहले अक्षर पे, यानी अभी हम लोग गरीबों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि जो गरीबों की संख्या है इसको हम लोग तेजी से कम करते चले जा रहे हैं। और ये देखिए, पूरा अनुमान है कि जब विकसित भारत हमारा हो जाएगा अगले 20-25 वर्षों में, तो उनकी संख्या नहीं के बराबर हो जाएगी, 2.5 करोड़ ही लोग ऐसे हो जाएंगे। और अधिकांश जो लोग हैं, यानी कि इस तबके के जो लोग हैं, ये वाले लोग, ये लोग अधिकांश लोग आप देख रहे हैं कि आप यहां पहुंच रहे हैं, वो मध्यम वर्ग के लोग, यानी मिडिल क्लास लोगों के पास आ रहे हैं। और मिडिल क्लास लोग कौन हैं? जिनकी कमाई 5 लाख से लेकर 30 लाख तक उनकी कमाई है, यानी उनकी कमाई आप समझ लीजिए कि हर महीने 50,000 से लेकर आप 2.5 लाख रुपए तक की आपकी कमाई है। मिडिल क्लास के आप हैं, आपके पास गाड़ी है, आपके पास अच्छा घर है, आपके पास टीवी है, बच्चे अच्छे स्कूल में जा रहे हैं, ये मिडिल क्लास लोगों की संख्या हो जाएगी। और आप देख रहे हैं कि किस तेजी से मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग के लोगों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। और जो सबसे अमीर लोग हैं, जो 2.5 लाख महीने जिनका ज्यादा उनका कमाई हो रहा है, वो 3.7 करोड़ से लेकर 5 करोड़ पार करते हुए इनकी संख्या अब 44 करोड़ के आसपास होती चली जा रही है। तो ये 3 बातें जो हैं इस इनकम डेटा में समझना बहुत जरूरी है। नंबर 1, जैसे मैंने कहा कि अति गरीब लोग जो हैं वो मिडिल क्लास की ओर बढ़ रहे हैं, मिडिल क्लास की संख्या कितनी तेजी से बढ़ रही है, और जो सबसे अमीर हैं उनकी भी संख्या बढ़ रही है। और सबका यही अरमान होता है, सब यही तमन्ना में होते हैं कि हम लोग भी सबसे अमीर वर्ग में आए। और ये जो मोटिवेशन है, ये जो शक्ति है, वो पूरे इकोनॉमी को आगे ले जाती है। और मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ इतने सारे युवा हैं, वो भी चाहेंगे कि वो 30 लाख वालों में वो भी गिने जाएं। लेकिन सर, जब विपक्ष आप पर निशाना साधेगा ना, तो ये पूरा माइनस हो जाएगा, सिर्फ इस पर फोकस रहेगा। उनका ये कहना होगा कि 30 लाख से ज्यादा का जो इनकम वर्ग है, उनकी संख्या बढ़ रही है और बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इसकी तुलना में अगर ले लें
इसके पीछे क्या योजनाएं ठीक से क्रियान्वित नहीं हो रही हैं, या फिर मुख्य तौर पर हम ये माने कि द रिच आर गेटिंग रिचर एंड द पुअर आर गेटिंग वो पुअर, जो बिल्कुल हमेशा से ही नहीं, टैगलाइन नेहा जी देखिए, अब हम लोग इस बेकार की राजनीति में हम लोगों को जाने की जरूरत ही नहीं है। उसका मैं पूरा खारिज करता हूं, क्योंकि वो आंकड़ों पे आधारित नहीं है, वो तर्क और तत्वों पे आधारित नहीं है। जिसको वोट मांगना है वो तो आलोचक बन ही जाता है, जो हम लोगों के विपक्ष के हैं। लेकिन वास्तव में क्या हो रहा है, जैसे आप आंकड़े देख रहे हैं, ये आंकड़े हैं, ये कोई हम लोग कोई झूठा प्रचार नहीं कर रहे हैं, किसी को इसको हम लोग भ्रमित नहीं कर रहे हैं, हम वास्तव में बता रहे हैं। ये तो देखिए आंकड़े आपको स्पष्ट बता रहे हैं कि उत्थान हो रहा है। क्योंकि जैसे हम लोगों ने पहले ही कहा, हम लोगों के विकास का दर 7% है, जो विश्व में सबसे ज्यादा है। जब विकास का दर 7% है, इसका मतलब है कि हर कोई बेहतर करता चला जा रहा है, उत्थान सबका होता चला जा रहा है। और सिर्फ उत्थान अमीरों का नहीं हो रहा है, सबसे महत्वपूर्ण जो मैं बात आप लोगों को फिर से एक बार दोहराऊंगा कि निचले तबके के जो लोग हैं, जो इस कैटेगरी और इस कैटेगरी में जो लोग हैं, वो जाके मिडिल क्लास में जा रहे हैं। और इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी का मानना है कि 2047 तक हम एक विकसित भारत को बनाएंगे, और इस विकसित भारत में अधिकांश लोग जो हैं वो सॉलिडली मिडिल क्लास होंगे, अच्छी तरीके से दुरुस्तता से वो मध्यम वर्ग में होंगे, सब लोग जो है अच्छी जिंदगी चला पाएंगे। लेकिन सर कमाई भी तो बढ़ रही है ना आपकी, जो इनकम टैक्स ब्रैकेट वाले लोग थे वो भी बढ़ गए हैं। तो ऐसे में जो सरकार का अधिकांश रेवेन्यू जो टैक्स से भी आता है, उनसे जुड़े हुए लोगों की संख्या बढ़ना एक पॉजिटिव संकेत है आपके लिए? बिल्कुल पॉजिटिव संकेत है, क्योंकि हम लोगों को सरकार भी तो चलाना है। अगर आप लोगों को हम लोग शिक्षा की सेवाएं दे रहे हैं, स्वास्थ्य की सेवाएं दे रहे हैं, हम लोग अपने आर्म्ड फोर्सेस को चला रहे हैं, तो हर चीज़ के लिए सरकार को राजस्व की ज़रूरत है, सरकार को रेवेन्यू की ज़रूरत है। लेकिन वो रेवेन्यू आता कहाँ से? वो रेवेन्यू जब आप विकास करते हैं, जब आपकी कमाई बढ़ती है, आप टैक्स देते हैं, जैसे आप टैक्स देते हैं उसके द्वारा फिर हम लोग इस टैक्स से जो सबसे निचले स्तर के लोग हैं उनको सुविधाएं देते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा, 10 वर्ष में हम लोगों ने 10 लाभ हर कोई के घर में पहुंचाया है। ये मोदी सरकार की गारंटी है। कृषि उत्पादकता, अब हम बात कर लेते हैं अन्नदाता की, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। और इस लिहाज से भी जयंत जी, क्योंकि पिछली बार के भी अंतरिम बजट में सबसे महत्वपूर्ण घोषणा किसानों के लिए हुई थी। लेकिन शुरुआत में इस स्लाइड के साथ करूंगी। यहाँ पर जो आंकड़े हैं उसमें प्रति हेक्टेयर जो चावल और गेहूं का उत्पादन है, हमने चीन से अपनी तुलना की है, लगभग आधा है हमारा उत्पादन। ऐसा क्यों होता है और इसे कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? ये बिल्कुल सही आपने बताया है नेहा जी, और इसमें मैं ये भी जोड़ दूं कि 2/3 हमारे लोग जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, 1/3 लोग हैं वो शहरों में रहते हैं, लेकिन 2/3 जो लोग हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। और इसलिए कृषि बहुल क्षेत्र में रहने के कारण वो उत्पादन जो उनका जो है खेतों में, उसके द्वारा ही उनकी आमदनी बढ़ती है। और इसमें हम लोगों का पोटेंशियल जो है बहुत है, हम लोग बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और आपने देखा ही कि चीन के मुकाबले में हम लोग अभी आधे पे ही आए हैं। और जैसे जैसे नए नए टेक्नोलॉजीज़ हम लोगों को दें, नए नए बीज और पौधे लोगों को दें, वैसे वैसे उनका उत्पादन भी बढ़ेगा। और इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें ला रहे हैं। आपको मालूम है कि एक ड्रोन दीदी योजनाएं बनाई जा रही है, जिसमें कि नैनो यूरिया जो है इसको हम लोग खेतों में उसको छिड़कें और उससे आपका उत्पादन बढ़े। हम लोग ट्रैक्टर और सब जो इक्विपमेंट है, उपकरण है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जिनकी ज़रूरत है, उसके लिए भी हम लोग किसान के लिए ऋण भी हम लोग लेबर इंटेंसिव एक कंट्री है, जहां पर आपने कहा कि लोगों की कमी नहीं है, कि हम पॉपुलेशन के लिहाज से भी चीन से काफ़ी आगे हैं। ऐसे में उत्पादकता तो ज़्यादा होनी चाहिए ना। इसमें फर्टिलाइजर्स का रोल या फिर ट्रैक्टर का, यूरिया का, तमाम अन्य जो चीज़ें हैं, हम जो गाँव में और ग्रामीण शहरों में, ग्रामीण इलाकों में देखते हैं, जहाँ पर किसान का जो उत्पादन होता है वो ग्राहक तक पहुंचते पहुंचते उसका जो उचित मूल्य है, उचित दाम उसे नहीं मिलता है। ये तो उत्पादन की बात हुई, लेकिन उसकी आय की भी बात करनी बेहद ज़रूरी है। और कैसे फसल पर सालाना नुकसान होता है, इससे भी मैं इसको जोड़ूंगी। लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सालाना नुकसान हमें फल सब्जियों पे 16%, तिलहन 10%, दालें 9% और अनाज, ये सालाना नुकसान है, जिसको जयंत जी समझाएंगे कि आखिरकार ये क्यों होता है और किसानों तक क्यों नहीं वो पैसे पहुंचते हैं। जो एमएसपी जिसकी बार बार हम बात कर रहे हैं, जिसको लेकर कृषि आंदोलन भी हुआ, किसानों ने एक लंबा चौड़ा आंदोलन छेड़ा, उसके बावजूद अभी तक उन्हें अपना मन मुताबिक एमएसपी कई जगहों पर शिकायतें आती हैं, नहीं मिलता है।
हम लोगों को पूरा कृषि क्षेत्र का कायाकल्प करना है, क्योंकि जैसे आपने पहले ही दिखाया कि उत्पादन क्षमता हमारी कम है, इसको बढ़ावा हम लोगों को देना है और उसमें नए साधन देने हैं। जैसे मैंने पहले ही कहा, आधुनिक टेक्नोलॉजी, चाहे ड्रोन हो, नैनो यूरिया हो, ये सब हम लोगों को साधन देने हैं। नए बीज पौधों का साधन देने हैं। जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उससे हम लोगों को बचना है, तो नए नए साधन देना है। साथ साथ, और ये जो आंकड़े हैं वो आपको दिखा रहे हैं कि जो हम लोगों को एग्रीकल्चरल वैल्यू चेन पे ध्यान देना चाहिए, जो हम लोगों को फूड प्रोसेसिंग यानी पोस्ट हार्वेस्ट जो हम लोगों को फूड प्रोसेसिंग करवाना है, उस पे भी हम लोगों को निवेश करने की बहुत ज़रूरत है। इस पे भी बहुत कुछ काम हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि कोल्ड स्टोरेज हर प्रखंड में हम लोगों की कोशिश है, हर ब्लॉक में कोशिश है कि कोल्ड स्टोरेज आपको फैसिलिटीज़ मिले, जिसमें कि आलू, टमाटर, सब्जी, फल, इसका नुकसान ना हो। कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था की जा रही है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।